बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा पर हुई कार्रवाई, फिर भी जारी है लड़ाई। नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। भारत की बात के साथ हाजिर हूं मैं, शोभना यादव। विवादित बयान के आरोपों को लेकर बीजेपी ने नूपुर शर्मा पर कल एक्शन लिया, लेकिन ओवैसी साहब इतने से संतुष्ट नहीं हैं। विदेशों में मुद्दे को मिल रही उछाल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने अब बीजेपी पर बाउंसर्स की बरसात कर दी है। सुनिए आज क्या कुछ कहा। देश के प्रधानमंत्री इसके जिम्मेदार होंगे। हम ये डिमांड करते हैं कि सिर्फ सस्पेंशन नहीं बल्कि उस नेशनल स्पोक्स पर्सन को इमीडिएटली अरेस्ट किया जाना चाहिए। अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता? कानपुर में गड़बड़ हुई तो 35 लोगों पर एनएसए लग जाता है। वो गड़बड़ नहीं होती अगर आप एक्शन ले लेते हैं अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के ऊपर। ये हमारे एम्बेसडर खतर के, वो कब से स्पोक्स पर्सन बन गए बीजेपी के? वो कब से कहना शुरू कर दिए फ्रिंज एलिमेंट? वो क्या, ये भारत की जो हमारे जो एमईए का डिपार्टमेंट है चाइना की तरह अलग है ना। चाइना में तो जो एम्बेसडर होता है वो सीपीपी पार्टी का मेंबर होता है। ये कब से हो गया कि एम्बेसडर अब बीजेपी का मेंबर हो चुका है क्या? अगर ये गल्फ कंट्रीज में इंडियंस के खिलाफ हॉस्टिलिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा? अगर ये लोग हॉस्टिलिटी शुरू कर देंगे और हेट वायलेंस वहां पर शुरू हो जाएगा इंडियंस के ऊपर, तो कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री जी बताइए। आपने देश की फॉरेन पॉलिसी को बर्बाद कर दिया। जो डोमेस्टिक हेट पॉलिटिक्स है वो फॉरेन पॉलिसी को आप कन्वर्ट कर दिए उसको, और उसका खैमियाजा हम देख रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश के एम्बेसडर्स को कंट्रीज बुलाकर कह रहे हैं कि आपने गलत कहा, डिमार्च दे रहे हैं कि आप माफी चाहिए, आप माफी चाहिए। एक के बाद एक सवाल, सवालों में धमकी और फिर बयानों के बाउंसर। आज इसी अंदाज में ओवैसी ने हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि नूपुर शर्मा के बयान के बाद जब देश के मुसलमान एक्शन की बात कर रहे थे तब उनकी बात क्यों नहीं सुनी। हम 10 दिन से पुकार रहे हैं, एफआईआर रजिस्टर करा रहे हैं कि एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए, मगर आप अब एक्शन किस पे लेते? कानपुर पे एक्शन लेते जहां पर 34 मुसलमानों पर एनएसए लग गया, और आपके स्पोक्स पर्सन आराम से अपने घर में बैठिए, कोई उन पर एक्शन नहीं लेगा। अगर आज कोई फेसबुक पोस्ट पर या ट्विटर पर देश के प्रधानमंत्री के बारे में अनाप शनाप बक दे तो 24 घंटे के अंदर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। नूपुर शर्मा के निलंबन की कार्रवाई को ओवैसी खाड़ी देशों के दबाव में लिया गया फैसला बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि जब से देश पे ज्ञानवापी का मुद्दा उछला, इसका असर तेल की खरीद पर दिख रहा है। क्या ये बात सच नहीं है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने जो भारत को ऑयल बेचता है $2 से उस ऑयल को बढ़ाकर $6 कर दिया? और बोलिए ज्ञानवापी, और बोलिए बोलिए और बोलिए, गालियां दीजिए मुसलमानों को, इस्लाम को। अब ये $2 से $6 कर दिया है, और प्रधानमंत्री बताना पड़ेगा देश को। अमेरिका को रेट नहीं बढ़ा, सऊदी अरेबिया ने ऑयल बेच, वही रेट पे बेच रहे हैं। भारत को $2 से $6 कर दिए। प्रधानमंत्री कौन सी फॉरेन पॉलिसी आपकी? ओवैसी के इस दावे की हम पड़ताल करवा रहे हैं, लेकिन इस वक्त की सच्चाई ये कि रविवार को बीजेपी ने अपने 2 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की, और कार्रवाई ऐसे वक्त में की जब खाड़ी देशों ने दबाव बढ़ाया। देश के मुसलमानों की दुहाई दे रहे ओवैसी इस पूरे एपिसोड को लेकर धमकी भरे अंदाज में कह रहे हैं भारत को इस विवाद का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब हम देख चुके हैं कि इसका बहुत बड़ा इकोनॉमिक खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री इसके जिम्मेदार होंगे। हम ये डिमांड करते हैं कि सिर्फ सस्पेंशन नहीं बल्कि उस नेशनल स्पोक्स पर्सन को इमीडिएटली अरेस्ट किया जाना चाहिए। ओवैसी की बातें अपनी जगह, एक बात साफ है, पैगंबर साहब को लेकर बीजेपी नेताओं की टिप्पणी ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है, और सरकार हर स्तर पर डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है, क्योंकि जिन देशों ने सवाल खड़े किए वो भारत के मित्र माने जाते हैं। तो ये तो बात हो गई एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की कि कैसे वो नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की। इस मर्डर केस में अब एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आने से एक बड़े किरदार का पता चला है। पुलिस ने केकड़ा नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। केकड़ा पर मूसेवाले की मुखबरी करने और उसकी जानकारी हत्यारों तक पहुंचाने का आरोप है।
क्या इस वीडियो में छिपा है सिद्धू मूसेवाला की मर्डर मिस्ट्री का कोई सुराग? क्या इस वीडियो में मूसेवाले की मर्डर की साजिश से पर्दा उठेगा? पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड से जुड़ा ये सबसे नया और सबसे अहम सीसीटीवी वीडियो है। तारीख 29 मई 2022 और वक्त शाम 5:15, यानी सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से कुछ ही मिनट पहले। ठीक इसी वक्त सिद्धू मूसेवाला अपने घर से बाहर निकले। फैंस की उत्सुकता को देखकर मूसेवाला ने अपनी थार जीप रोकी। सेल्फी खिंचाने के लिए फैंस उनकी तरफ बढ़े और फिर इत्मीनान से सेल्फी लेने लगे। लेकिन जो दिख रहा है, कहानी सिर्फ इतनी सी ही नहीं है। फैंस बनकर आए दो लोग ऐसे थे जिन पर पुलिस का शक गहरा रहा है। पुलिस को संदेह है कि सेल्फी लेने पहुंचे दो लड़के मूसेवाले की मुखबिरी कर रहे थे। इनमें से एक नाम है बठिंडा का रहने वाला 22 साल का हनी कुमार उर्फ केकड़ा, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हनी कुमार केकड़ा पेशे से पेंटर है और पुलिस को शक है कि केकड़ा ने ही सिद्धू मूसेवाला की मुखबिरी की थी। कि केकड़ा ने मूसेवाला के घर के बाहर 45 मिनट तक रेकी की। सिद्धू मूसेवाला के साथ केकड़ा ने सेल्फी भी खिंचवाई। शक है कि केकड़ा ने ही मूसेवाले के बारे में डिटेल जानकारी हत्यारों तक पहुंचाई। केकड़ा पर हत्यारों को हथियार और गाड़ी मुहैया कराने का भी आरोप है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला की हत्या से पहले हनी उर्फ केकड़ा ही मूसेवाला का फैन बनकर उनके घर पर पहुंचा था। उसके साथ उसका एक साथी भी मौजूद था और हनी उर्फ केकड़ा ने मूसेवाला के साथ सेल्फी भी ली थी। जब मूसेवाला वहां से निकल गए, इसकी जानकारी उसने शूटर्स को दी और बताया कि मूसेवाला निकल गए हैं और उनके साथ कोई भी सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं है। केकड़ा पर पुलिस का शक इसलिए भी पुख्ता हो रहा है क्योंकि मूसेवाला के साथ उसके सेल्फी लेने के कुछ ही मिनट के बाद सिद्धू मूसेवाला पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनकी जान ले ली गई। इस बीच सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस ने संदिग्धों के फोटो जारी किए हैं। इनमें संतोष जाधव और सौरभ महाकाल दोनों की पुणे क्राइम ब्रांच भी तलाश कर रही है। भारत की बात में अब बात करेंगे बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की, जिनको जान से मारने की धमकी मिली है। और इस धमकी के तार मूसेवाला मर्डर के दो अहम किरदारों से जुड़ रहे हैं। असल में सलमान खान के पिता जिस पार्क में टहलने जाते हैं, उस पार्क में धमकी वाली चिट्ठी मिली है। चिट्ठी में कोड वर्ड में लिखा है, उसका एक मतलब लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ निकलता है। सलमान खान को मिली धमकी को लेकर मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने सलमान खान, उनके पिता, बॉडीगार्ड सहित 4 लोगों से पूछताछ भी की, उनके बयान दर्ज किए। लॉरेंस बिश्नोई पर शक इसलिए भी है क्योंकि 2018 में वो सलमान खान को धमकी दे चुका है। पुलिस जांच कर रही है कि ये वाकई में धमकी है या फिर किसी की शरारत। सलमान खान को धमकी और मूसेवाला मर्डर केस में जिस लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है, वो कितना बड़ा कुख्यात अपराधी है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उसके गैंग में 700 शूटर्स हैं। लॉरेंस का नेटवर्क देश और विदेश तक फैला हुआ है। हमारी रिपोर्ट देखिए। लॉरेंस बिश्नोई, अपराध की दुनिया का यही वो नाम है जो हफ्ते भर से हर तरफ गूंज रहा है। 29 मई को पंजाब के मानसा में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद शक की पहली सुई इसी लॉरेंस बिश्नोई पर गई थी और तब से हत्या की पूरी गुत्थी इसी लॉरेंस बिश्नोई के आसपास घूम रही है। वैसे तो लॉरेंस बिश्नोई का ठिकाना दिल्ली की तिहाड़ जेल है, लेकिन जेल के भीतर से ही उसने अपने दहशत का दायरा मानसा से मेक्सिको और कपूरथला से कनाडा तक फैला रखा है। महज 30 साल का लॉरेंस पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में दहशत का दूसरा नाम है। पंजाब के अबोहर गांव में जन्मे लॉरेंस के अपराध की कहानी शुरू होती है चंडीगढ़ के कॉलेज से। लॉरेंस बिश्नोई चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल का पढ़ा है। 2008 में उसने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी से छात्र संघ का चुनाव लड़ा, जिसमें उसकी हार हो गई। इसके बाद दूसरे पक्ष से उसकी दुश्मनी हो गई।
और उसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई। कहा तो ये भी जाता है कि उसके दुश्मनों ने उसकी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी थी। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। इससे पहले वो राजस्थान की भरतपुर जेल में बंद था। लॉरेंस के गैंग में 700 शूटर हैं, जो कनाडा समेत कई देशों में हैं। कनाडा, मेक्सिको, इटली और थाईलैंड में इसके गैंग के लोग हैं। रंगदारी, ड्रग्स तस्करी, जमीन कब्जाना इनका धंधा है। माना जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई अपराध का एक संगठित गिरोह चलाता है। कहा जाता है कि जेल में उसकी लाइफस्टाइल से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में कम उम्र के लड़के उसके गैंग में शामिल हुए। साल 2012 में लॉरेंस पर पहला केस दर्ज हुआ, तब उसकी उम्र महज 19 से 20 साल की थी। इसके बाद उसने अपराध की दुनिया में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लॉरेंस को हथियारों का शौकीन माना जाता है और कहा तो यहाँ तक जाता है कि इसके गैंग के पास दुनिया के सबसे नए तरीके के हथियार हैं। साल 2018 में नेशनल मीडिया की सुर्खियों में तब आया था जब उसने अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। 6 जनवरी 2018 को पुलिस कस्टडी में इसने सलमान खान को धमकी दी थी। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। लॉरेंस को पुलिस ने साल 2015 में गिरफ्तार किया था। तब से वो जेल से ही अपना साम्राज्य चला रहा है। बात करेंगे ज्ञानवापी विवाद की। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी बड़ी खबर। ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद दावे वाले शिवलिंग की पूजा की जाए या नहीं, इस पर वाराणसी की जिला कोर्ट कल सुनवाई करने वाली है। 4 जून को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से जिला कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें ज्ञानवापी के दावे वाले शिवलिंग की पूजा के अधिकार की मांग की गई थी और इसी अर्जी पर अब कल दोपहर 12 बजे सुनवाई होने वाली है। तो भारत की बात में आगे बढ़ेंगे और बात कश्मीर की करेंगे। घाटी में टारगेट किलिंग में कई हिंदू और कश्मीरी पंडित मारे गए। अब इन आतंकी हत्याओं का साइड इफेक्ट सामने आने लगा है। घाटी में भय के माहौल के बीच हिंदू अपने धार्मिक स्थलों से भी दूरी बनाने लगे हैं। घाटी में टारगेट किलिंग का खौफ महसूस होने लगा है। तस्वीरें माता खीर भवानी मंदिर की हैं, जो कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित है। मंदिर परिसर में पसरा ये सन्नाटा गवाही दे रहा है कि कश्मीर में हालात सामान्य नहीं है। खीर भवानी दुर्गा मंदिर, जो घाटी में कश्मीरी पंडितों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। ये कश्मीरी पंडितों की कुल देवी है और हर साल इस मंदिर में खीर भवानी मेला लगता है, जिसमें कश्मीरी पंडित समेत देश भर से हिंदू श्रद्धालु हिस्सा लेने पहुंचते हैं। इस साल ये मेला 8 जून को होना है। मेले से 2 दिन पहले ही माहौल जमने लगता है, लेकिन टारगेट किलिंग से श्रद्धालुओं के मन में भय का माहौल घर कर गया है। जो ये एक डर का माहौल जो ये पीछे वहाँ वारदातें हुई हैं, उससे जो कश्मीरी समाज वहाँ से जो आया यहाँ, और जो बाकी जो थे वो एक इस दफ़ा वो पूजा अर्चना घर बैठ के ही करने में रजामंद है। वो माता उधर इतना यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है। टारगेट किलिंग के बाद माहौल किस तरह से बदला, इन 2 तस्वीरों से समझिए। अप्रैल के पहले हफ्ते में जब एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर खीर भवानी मंदिर पहुंचे थे, तो वहां काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। लेकिन अब जब 2 दिन बाद खीर भवानी मेला लगने वाला है, तो मंदिर परिसर वीरान नजर आ रहा है। पिछले 2 साल कोरोना की वजह से मेला नहीं हो पाया। इस बार उम्मीद थी कि भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। रोजगार से सबकी जेब में पैसा आएगा, लेकिन टारगेट किलिंग से उम्मीदों पर ब्रेक लग गया। अब जम्मू के भद्रवाह की इन तस्वीरों को देखिए, जहां कल रात वासुकीनाथ मंदिर को अज्ञात हमलावरों ने निशाना बनाया। मंदिर परिसर में तोड़फोड़ की गई, मूर्तियों को चोट पहुंचाई गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। वहीं टारगेट किलिंग को लेकर जम्मू में कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि घाटी में काम कर रहे कश्मीरी पंडितों को फौरन जम्मू शिफ्ट किया जाए। घाटी से आ रही इन तस्वीरों ने 30 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।
भारत की बात में इस समय की बड़ी खबर, देश की राजधानी दिल्ली से ब्लू लाइन पर मेट्रो सेवा के धीमे होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले लगभग आधे घंटे से ब्लू लाइन पर मेट्रो यात्रियों को ये परेशानी हो रही है। मेट्रो प्रशासन की ओर से बयान सामने आ गया है। उनका कहना है कि तकनीकी खराबी की वजह से ब्लू लाइन पर मेट्रो की रफ्तार फिलहाल धीमी है और तकनीकी खराबी को दूर करने में टीम जुटी हुई है। लेकिन हम आपको बता दें, सोमवार शाम आप जानते हैं दफ्तर से वापस लौटने का समय और एक बहुत बड़ी आबादी है जो देश की राजधानी दिल्ली में मेट्रो का इस्तेमाल करती है। ऐसे में ब्लू लाइन के धीमे होने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अब वक्त हो गया है भारत की बात में स्पेशल सेगमेंट का। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में हुए दंगे की जो तस्वीर देश ने देखी वो हैरान करने वाली थी। पत्थर चले, पेट्रोल बम फेंके गए और जमकर हुई तोड़फोड़। शुरुआती जांच में हिंसा के मास्टरमाइंड के तौर पर हयात जफर हाशमी का नाम सामने आ रहा है, जिसने कानपुर कांड की स्क्रिप्ट तैयार की। आज भारत की बात में हम आपको कानपुर हिंसा का पूरा हिसाब किताब दिखाने जा रहे हैं। कानपुर में क्या हुआ, क्यों हुआ, जिम्मेदार कौन था और कानपुर कांड की आंच दुनिया के बाकी देशों तक क्यों महसूस की गई। अचानक से दुकानदारों के ऊपर हमला कर दिया, ईंटा पत्थर चलाने लगे। जब तक दुकानदार रोते भी लगते, हल्ला मचाएं कि बचाओ बचाओ, उतने समय ये लोग अंदर हाथे में घुसने लगे। खेलों में भर भर के उधर से लाए थे, इधर चला चला के इधर फेंके गए। हम लोग अंदर भाग रहे, बाहर आ रहे, अंदर भाग रहे, ये हो रहा था। पत्थर इन लोगों ने ही मारे, बम भी चलाए, पत्थर भी चलाए और कट्टे भी चलाए। मतलब बम कट्टे भी आप कह रहे हैं? हाँ हाँ, बम कट्टे सब चले हैं। तो सोची समझी प्लानिंग थी, एक टारगेट बना के मतलब सब निकले थे कि हमें इस मुद्दे पे ये मुकाम करना है और उस हिसाब से सब अपना अंजाम दिया उन्होंने। इसी सवाल का जवाब तो यूपी पुलिस खोज रही है। इसी सवाल का जवाब कानपुर समेत पूरा देश जानना चाहता है कि क्या जुमे की नमाज के बाद जो कुछ कानपुर के परेड चौराहे पर हुआ वो एक सोची समझी साजिश थी। ट्रांसफार्मर लगा है, वहाँ से जो इधर आ रहा था मूलगंज की तरफ से, जो यात्री है राहगीर जो इधर आ रहे थे, उससे पहले नाम पूछ रहे थे और कोई अगर हिंदू मिल्ला मनोर राकेश जो भी तो उसको मार रहे थे, पीट रहे थे। एक हमारे मोहल्ले का ये उस तरफ रहता है, उसको कैसे बचा है भगवान जाने, वो वही जानता है। क्या पूरी तैयारी के साथ नमाज के बाद अलग अलग मस्जिदों से भीड़ का जत्था टारगेट करने के लिए एक इलाके की तरफ आगे बढ़ रहा था? सर अचानक से लोग नमाज से एकदम से छूटे। यहाँ जेंट्स लोग तो ज्यादा थे नहीं, कुछ लोग थे, तो इधर से कुछ लोग गए, इधर से पीछे यतीम खाना की मस्जिद से आए, इधर ये परेड से मस्जिद से आके अचानक से दुकानदारों के ऊपर हमला कर दिया, ईंटा पत्थर चलाने लगे। जब तक दुकानदार रोते भी लगते, हल्ला मचाएं कि बचाओ बचाओ, उतने समय ये लोग अंदर हाथे में घुसने लगे। शुक्रवार यानी 3 जून को नमाज के बाद कानपुर की नई सड़क पर हुई हिंसा की ये तस्वीरें आप मोबाइल से लेकर टीवी तक शायद कई बार देख चुके हैं, लेकिन इन तस्वीरों में ऐसे कई बारीक हिस्से हैं जिनका विश्लेषण बेहद जरूरी हो जाता है। ये वो हिस्से हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हिंसा की तैयारी पहले से की गई थी। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए सबसे पहले इस तस्वीर पर गौर कीजिए। 1 मिनट 8 सेकंड का ये वीडियो हिंसा वाले दिन यानी शुक्रवार 3 जून का है। तस्वीरों में एक गुट ताबड़तोड़ पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहा है। तस्वीरें परेड चौराहे पर चंदेश्वर हाथे के सामने की है। इस तस्वीर का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है ये ठेला, जिस पर पत्थर भरकर लाए गए थे। इन्हीं पत्थरों से सड़क पर तांडव मचाया जा रहा है। भीड़ आगे बढ़ती जाती है। कम उम्र के बच्चे भी इस पत्थरबाजी में शामिल दिखाई दे रहे हैं।
यहाँ देखिए, ये गुप्ता जी के कूलर की दुकान है। इस दुकान पर खड़ा शख्स फेंके गए पत्थर को भीड़ पर वापस फेंकता है, लेकिन जैसे ही अंदाजा होता है कि पत्थरबाजों की संख्या बहुत ज्यादा है, वो अंदर चला जाता है। संवाददाता अंकित गुप्ता दिखा रहे हैं कि पत्थरों से भरा ठेला किस तरफ से आया था। यहाँ पर पहले हंगामा शुरू होता है। पुलिस के कुछ जवान यहाँ पर होते हैं जो उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानते हैं। लिहाजा थोड़ा सा बल प्रयोग किया जाता है और वो भागते हैं दूसरी तरफ, नई सड़क की तरफ आगे भागते हैं। लेकिन उसके बाद में एक बार फिर से बड़ी संख्या में लोग नई सड़क की तरफ से वापस आते हैं, उस तरफ से वापस आते हैं। और सोशल मीडिया पर जो तमाम वीडियो चल रहे हैं उसमें ये दिख भी रहा है। वहाँ से वापस आने के बाद में एक ठेला उनके साथ में होता है, जो ठेला लेकर के वो कमोवेश इस इलाके तक यहाँ तक पहुँचते हैं और यहाँ से पथराव शुरू करते हैं दूसरी तरफ, हाथे की तरफ, जो सामने हाथा है। और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी थे कुछ और जो दूसरे समुदाय के लोग थे, हिंदू समुदाय के लोग थे, वहाँ पर उनके ऊपर जो है पथराव शुरू करते हैं। लगातार पत्थर फेंके जा रहे थे। तस्वीरों में आपको हाथे जैसी शक्ल का जो इलाका दिखाई दे रहा है, ये चंदेश्वर हाता है और इसके भीतर हिंदू आबादी रहती है। जवाब में पत्थर दूसरी तरफ से भी फेंके गए, लेकिन भारी भीड़ को आगे बढ़ता देखकर अहाते के लोग धीरे धीरे अंदर जाने लगते हैं और फिर दरवाजा बंद किया जाने लगता है। लूटपाट तो इन्होंने बहुत भयंकर करी। हमारे मोहल्ले की फाटक पे 2 दुकानें थी, उसको पूरी मतलब मौका ही नहीं मिला उसको निकलने का या हटने का। पूरी दुकान उसकी लूट ली उन लोगों ने। वहाँ तो बस ये हो रहा था, मारो मारो इन लोगों को मारो। कानपुर हिंसा की एक दूसरी तस्वीर देखिए। सीसीटीवी फुटेज 3 जून को दोपहर 3:25 का है। पत्थरबाजी शुरू हो चुकी थी। जमीन पर पत्थर बिखरे हुए हैं और 30 सेकंड बाद पत्थरबाज आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ये भीड़ सिर्फ पत्थर नहीं फेंकती, बल्कि पेट्रोल बम भी दागती नजर आ रही है। सड़क के बाईं तरफ दुकानें और घर हैं। पत्थरबाजी कर रही भीड़ दुकान और घरों पर ताबड़तोड़ पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रही है। कुछ देर पहले जो छोटी सी गुमटी इन तस्वीरों में दिखाई दे रही थी, उसे तहस नहस कर दिया जाता है। उसका सामान निकालकर फेंक दिया जाता है। वीडियो में 1 मिनट 44 सेकंड बाद एक शख्स सीसीटीवी कैमरे को घूरता हुआ दिखाई देता है। वो शख्स वहां से चला जाता है और हिंसा का अंधा नाच फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ मिनटों बाद सीसीटीवी पर ईंटें चलने लगती हैं। 1, 2, 3 और फिर चौथे वार में सीसीटीवी चकनाचूर हो जाता है। भले ही दंगाइयों ने सीसीटीवी को तोड़ दिया हो, लेकिन पुलिस ने 3 जून को हुए दंगे को लेकर 40 संदिग्ध चेहरों की तस्वीर जारी कर दी है। पुलिस ने अपने नंबर के साथ ये पोस्टर जारी करते हुए पब्लिक से अपील की है कि इन 40 संदिग्धों के बारे में कोई भी जानकारी हो तो पुलिस को दें। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। नई सड़क परेड का इलाका है। ये देखिए पोस्टर लगाए जा रहे हैं और कानपुर पुलिस इन पोस्टर्स के जरिए अपील कर रही है कि इन 40 लोगों को पहचाना जाए। 40 में से 10 संदिग्धों के चेहरे ढके हुए हैं। किसी ने मुंह पर रुमाल बांध रखा है तो किसी ने मास्क पहन रखा है। पुलिस ने जरूर 40 चेहरों की तस्वीरें जारी की है, लेकिन ये 40 है नहीं, क्योंकि पोस्टर में मौजूद कई चेहरे 2 बार मौजूद है। लेकिन पोस्टर में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि कोई पत्थर फेंकता दिखाई दे रहा है तो कोई अगले वार के लिए पत्थर बटोरता। इस पोस्टर में एक चेहरा लगातार फोन पर मौजूद है और यहीं से होती है कानपुर हिंसा के साजिश वाले एंगल की एंट्री। कैसे, वो समझिए। कानपुर हिंसा में साजिश के तार तलाशते हुए मास्टरमाइंड के तौर पर हयात जफर हाशमी का नाम सामने आ रहा है। हाशमी ने 3 जून को कानपुर बंद का ऐलान किया था। 3 जून को वीवीआईपी मूवमेंट थी, इसलिए 3 जून का बंद कैंसिल करने का ऐलान हुआ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
3 तारीख को हमारा खामोश एहतजाज दुकानों की बंदी का था, कारोबार की बंदी का था। 3 तारीख को शहर कानपुर में इंतजामिया और व्यस्त है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हैं, हमारे यहाँ देश के महामहिम राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, और वीआईपी ड्यूटी होने के नाते इंतजामिया ने ये हमसे गुजारिश की है कि लिहाजा 3 तारीख के प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया जाए। 3 जून को सड़कों पर भीड़ उतर चुकी थी। ये सारे ऐलान AMA जौहर फैंस एसोसिएशन नाम का संगठन कर रहा था, जिसका अध्यक्ष हयात जफर हाशमी है। हयात ने 3 जून को बंद वापस लेने का सिर्फ नाटक किया था और इस बात की गवाही उसके मोबाइल में दर्ज व्हाट्सएप चैट से मिलती है। हयात जफर के मोबाइल से 141 व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं और इस ग्रुप में बाजार बंद करने के बवाल मचाने का ब्यौरा मिला है। हिंसा के दिन हर पल का अपडेट ग्रुप में किया जा रहा था। इसी के द्वारा पहले 3 तारीख को कॉल देने के इसने पोस्टर और ये जारी किए थे, और जो हमने इसके मोबाइल जब्त किए उससे हमने जांच की, तो उसके अंदर जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, जो इंस्टाग्राम मैसेजेस हैं और जिन लोगों से इसने बातचीत की है, उससे यही अब तक की इन्वेस्टिगेशन में अब तक यही निकलकर सामने आ रहा है। और इसके अतिरिक्त अगर कोई और भी होगा, कुछ नाम और भी सामने आए, उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो जो भी होगा, ये होगा या कोई अन्य होगा, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। जबकि हयात जफर हाशमी की पत्नी लगातार पति की सफाई में कह रही हैं कि हयात बेकसूर है। हयात कहाँ थे जब नमाज पढ़ने गए हुए? सीधे घर नमाज पढ़ के सीधे वो घर है। मैंने उनसे पूछा माहौल कैसा, उन्होंने कहा सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं नमाज पढ़ के, कुछ भी ऐसा नहीं। हमने कहा ठीक है, आपने इतना ज्यादा किया है, इतना ज्यादा बोला है, जाहिर सी बात है कोई कुछ नहीं करेगा। और सब इस बात से खुश थे कि बहुत अच्छा खामोशी से, शांति से सारा प्रोग्राम खत्म हो रहा था। 2-3 बज चुके थे, उसके बाद अचानक ये कहाँ से उपद्रवी भीड़ आई, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। कि 14 से 16 साल के बच्चे, इससे बड़ा कोई बच्चा नहीं था मेरा देखा हुआ है, और मेरा बकरा मीडिया में भी आ रहा है। 13 से 14 साल 16 साल की छोटे छोटे बच्चे इतना आक्रोश में थे, इतना आक्रोश में थे, मैंने बड़ों को नहीं देखा, इतना गुस्से में थे। पत्नी हयात का बचाव करने सामने आई थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, हिंसा की साजिश में पत्नी के भी शामिल होने के सुराग मिलने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक हाशमी का 3 जून को विरोध वापस लेने का बयान सिर्फ पुलिस को चकमा देने के लिए था। कानपुर हिंसा की सोची समझी साजिश का इशारा करने वाली ये तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें एक पेट्रोल पंप पर बोतलों में पेट्रोल भरकर ले जाया जा रहा है। जांच में पता चला है कि कानपुर की नई सड़क पर हुई इस हिंसा में डिप्टी पड़ाव से बोतलों में भरकर पेट्रोल लाया गया था। बोतल में पेट्रोल देने वाला पेट्रोल पंप सीज किया जा चुका है। जो इसका मुख्य मास्टरमाइंड था हाशमी और उसके 3 साथी, उनको अरेस्ट किया गया था। हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेजेस और वीडियोस हमें प्राप्त हुए हैं, उससे 100 से भी अधिक लोगों को चिन्हित किया गया है। इनके फोटोग्राफ्स हमको मिल गए हैं। इन फोटोग्राफ्स के बेसिस पे हम लोग इनको आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की, और इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई भी उपद्रवी है, कोई भी दंगाई है जिसने शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया है, उसमें से किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि कानपुर में हिंसा भड़की क्यों और हयात जफर हाशमी ने बाजार बंद करने की अपील क्यों की थी? दरअसल बाजार बंद कराने के पीछे बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा का पैगंबर मोहम्मद के बारे में दिया गया आपत्तिजनक बयान है। बयान के विरोध में संगठन ने बाजार बंद करने का ऐलान किया था। कुछ जगहों पर जबरदस्ती बाजार बंद कराने का विरोध हुआ और फिर हिंसा शुरू हो गई। ये तस्वीर अभी भी जो है यहाँ पर मौजूद है, किस तरीके से जो गाड़ियां थी उनको जो तोड़फोड़ की गई है। यहाँ पर जो ये पत्थर पड़े हुए हैं, ये सड़कों के बीच में पड़े हुए थे, लेकिन फिलहाल अभी इनको जो है साइड किया गया है। फिलहाल पुलिस अपनी जो जांच को आगे बढ़ा रही है, लेकिन जिस तरीके से घटना घटी है उसने निश्चित तौर पर कई तरह के सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं कि अगर इतनी बड़ी साजिश रची गई तो इसकी जो किसी को भनक क्यों नहीं लगी, और कैसे जो है कानपुर के बीच शहर के अंदर इस तरीके की घटना घटी। हालांकि फिलहाल पुलिस तैनात है और हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने बयान के विरोध में नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया है। नुपुर शर्मा ने अपने बयान पर माफी भी मांग ली है, लेकिन किसी भी बयान के विरोध में
हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इसीलिए पुलिस एक्शन में आ चुकी है। मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है और हिंसा में शामिल बाकी आरोपियों की धरपकड़ तेज हो चुकी है। इस बीच ओवैसी पूछ रहे हैं कि बच्चों के खिलाफ कार्रवाई क्यों की जा रही है। कानपुर में गड़बड़ हुई तो 35 लोगों पर एनएसए लग जाता है। वो गड़बड़ नहीं होती अगर आप एक्शन ले लेती है अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के ऊपर। क्या सस्पेंशन किया? सस्पेंशन है, सस्पेंड फिर तो आप सस्पेंड कर देना था कानपुर के बच्चों को भी, क्यों अरेस्ट करें उनको आप? लेकिन एक हकीकत ये भी है कि सड़क पर लोग थे जिनके हाथ में नफरत का पत्थर था और वो पत्थर किसी भी हद को लांघने के लिए तैयार दिख रहा था। फिलहाल कानपुर में हालात काबू में है और संवेदनशील इलाकों में चप्पे चप्पे पर पुलिस पहरा दे रही है। लगातार फ्लैग मार्च हो रहा है। बड़े अधिकारी पुलिस के अपने अधीनस्थों के साथ और जो आरएएफ है, आरआरएफ है, तमाम पीएसी हैं, इन सभी बलों के साथ लगातार उन सभी जगहों पर जा रहे हैं। रजबी रोड, तलाक महल, चमनगंज, बेगमगंज, ये तमाम इलाके हैं जहां पर कानपुर में हिंसा और उपद्रव हुआ था और उसके बाद हालात काफ़ी तनावपूर्ण बन गए थे। ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी हैं, उनके नेतृत्व में ये फ्लैग मार्च हो रहा है। तो कानपुर हिंसा का पूरा सच सामने लाने में एसआईटी जुटी हुई है। कानपुर में पुलिस ने आज जिन 40 उपद्रवियों की तस्वीरों वाले पोस्टर्स जगह जगह पर लगाए हैं, उनमें से 4 की पहचान भी कर ली गई है और पहचाने गए 4 में से 2 उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। पुलिस हिंसा की साजिश रचने वाले के खिलाफ एक्शन में है, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ सरकार का रुख भी सख्त है। और इसी को लेकर एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर से सवाल पूछा कि क्या कानपुर हिंसा में योगी सरकार की कार्रवाई सही है? सही कहने वाले 64% लोग, गलत कहने वाले 36% लोग। तो आपने देखा कि ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि योगी सरकार जिस तरीके से एक्शन में है वो बिल्कुल सही है। तो आज के लिए भारत की बात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।